हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आज हम जो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है बेटा डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के अंदर हम जो पढ़ते हैं, पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं बेटा, डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब ये शब्द आता है तो इस शब्द का मतलब क्या है? ह्यूमन बिहेवियर तो एक फिक्स शब्द है, डायनेमिक्स मींस होता है बेटा चेंजेस। चेंजेस मींस अल्टरनेटिव्स। क्या क्या और बिहेवियर के चेंजेस हैं, क्या टाइप्स हैं जिनकी हम स्टडी कर सकते हैं। तो इट रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल टिपिकल वे ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू ए थ्रेटनिंग एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस। ये क्या होता है बेटा? हर एक पर्सन का एक नॉर्मल वे होता है। किसी भी एंजाइटी या कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई तो उसके अगेंस्ट में रिएक्शन देने का एक नॉर्मल तरीका होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीका का रिएक्शन दे देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। हमारा बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। एक्शन मींस यदि सामने वाला एब्यूजिव हो रहा है तो हम उसके अगेंस्ट में यदि एब्यूजिव हो गए तो मींस उसने हमारा बिहेवियर चेंज कर दिया। हम वो सामने वाला यदि अच्छे आपके चाटा मार रहा है, आपने उसके मार दिया, तो ये बिहेवियर चेंज हुआ ना आपका। ये बिहेवियर कैसे चेंज हुआ? सामने वाले की सिचुएशन को देखकर। तो रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल टिपिकल वे ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू ए थ्रेटनिंग एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस। बेटा हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारी थ्रेटनिंग और एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस पाए जाते हैं। एंजाइटी प्रोड्यूसिंग मींस एग्जाम की डेट आ गई, बच्चा थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा, एंजाइटी में आ जाएगा, पढ़ने लग जाएगा। कई लोग पढ़ने लग जाएंगे, कई लोग टेंशन में बैठ जाएंगे, कई लोग रोने लग जाएंगे। तो हर एक पर्सन का अलग अलग रिएक्शन हुआ एक सिचुएशन के लिए। तो ये क्या है बेटा कि कोई भी थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाती है, उसके अंदर कई लोग अपना टिपिकल वे दिखा देते हैं, अलग अलग तरीके दिखा देते हैं। वो आता है हमारा डायनेमिक्स के अंदर। appearance behavior and communication behavior pattern is a syndrome or complex of symptoms observed in the action, feeling and thoughts of the client of acting out। हम जो व्यवहार कर रहे हैं, हम जो बिहेव कर रहे हैं, अपीयरेंस बिहेवियर है, कम्युनिकेशन बिहेवियर। ये क्या है? अपीयरेंस मींस मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं आपको, और कम्युनिकेशन बिहेवियर मींस मैं आपसे कैसा कम्युनिकेशन कर रहा हूं, कैसे बातें कर रहा हूं। तो कम्युनिकेशन और अपीयरेंस बिहेवियर हमारे पेशेंट का क्या है बेटा? जो उसके माइंड में थॉट चल रहा है वो उसको शो करता है। अपीयरेंस मींस यदि कोई पर्सन के अंदर डिप्रेसिव थॉट चल रहे हैं, उसके माइंड में डिप्रेशन आ रहा है, तनाव आ रहा है, तो उसका चेहरा अलग होगा ना, शांत बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, आंखें नीची होंगी, साइलेंट होगा, बोलेगा नहीं। तो ये क्या हुआ? डिप्रेसिव थॉट। अब यदि बाहर कोई डीजे बज रहा है, किसी की शादी है और हमें नाचना है, तो वो क्या होंगे? हमारे एंग्जियस थॉट, एंग्जाइटी। हम नाचते गाते तो शादी के अंदर नाचना एंग्जाइटी में नहीं आएगा। एंग्जाइटी होता है थ्रेटन्ड और फियरफुल सिचुएशन। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, आपका बिहेवियर और कम्युनिकेशन और अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो द इंडिविजुअल सिम्टम सिंबलाइज द कॉन्फ्लिक्टिव एंड डिफेंसिव एलिमेंट ऑफ एन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। हमारे माइंड के अंदर जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, इनके अगेंस्ट में हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। बेटा मैंने आपको डिफेंस मैकेनिज्म बहुत बार बताया है कि डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है बेटा? कि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई तनावपूर्ण सिचुएशन हमारे माइंड पर आने की कोशिश कर रही है, तो हम उससे अपने आप को डिफेंड करते हैं, डिफेंस करते हैं। डिफेंस मींस अपने आप को सेफ करते हैं। वो सेफ करने से क्या होगा कि वो माइंड का स्ट्रेस और तनाव हमारे माइंड से दूर हो जाएगा। जैसे कई बार पहले मैं बहुत टेंशन ले लेता था, हर छोटी चीज का टेंशन तनाव रहता, तो मेरा हेडेक होना स्टार्ट हो गया। हेडेक होना स्टार्ट हुआ तो मैं गया भाई डॉक्टर को दिखाने, उन्होंने बोला आई विजन ठीक है इनका। दूसरा हुआ, फिर मैं न्यूरो वाले के पास गया, उसने एंजियोलाइटिक ड्रग लिखी। तो वो एंजियोलाइटिक ड्रग, मैं साइकियाट्रिक आदमी, मैं तुरंत समझ गया यार कि एंजियोलाइटिक ड्रग लिखा है, क्यों ना ये ड्रग लेने की बजाय अपने एंजाइटी प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स और जो चीज आपको टेंशन देती है, जो चीज आपको तनाव देती है और जो चीज आपको एंजाइटी करती है, उससे दूर हो जाओ। यदि आपको पता है इसके मिलने से, इस चीज से मुझे एंजाइटी हो रही है, तो वैसा मत होने दो, तो एंजाइटी नहीं होगी ना आपको। तो एंजाइटी प्रोड्यूसिंग जो सिचुएशंस होती है, एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन से आपको दूर रहना है। तो डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के अंदर मींस कहने का जो मतलब ये बेटा, द वेज ऑफ रिएक्टिंग हैव बीन लर्न इन अटेम्प्ट्स टू अडेप्ट टू लाइफ सिचुएशन। हमारे लाइफ के अंदर अटेम्प्ट और अडेप्ट करना, सिचुएशंस का कैसे रिप्लाई करना है। कई लोग इसके अंदर पेरेंटिंग बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। कई पेरेंट्स बच्चे को समझाते हैं, कई बार बच्चा बोलता है ये हो गया, ये चीज बोल दिया, ये चीज कर दिया, तो बच्चा आके
परेशान होता है कि ये चीज बोलती। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे देना नहीं चाहिए एग्जांपल। मेरी बेटी अभी स्कूल से आ रही होगी, बेटी क्या अभी तो 10 साल की है, तो उसको तो ना तो तुम बेटी बोल सकते ना बेटा बोल सकते। मीन शी इज नॉट लुकिंग गर्ल, शी इज नॉट लुकिंग गर्ल। 10 ईयर्स की लड़की ना तो लड़की होती है ना लड़का होता है। यदि 15-16 ईयर्स के आप बच्चे की बात मानो तो शी इज हैविंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप सोच भी सकते हो कि कोई लड़की को देख के किसी ने बोला होगा। तो वो जब अभी शाम को मेरे से आके बोली कि मैं जब स्कूल से निकल रही थी तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ऊपर से गालियां दे रहे थे। आप ये सोचिए व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ दैट गर्ल। मैंने अभी बोला मैंने कि मैं तेरे संग 1-2 दिन चलूंगा, करूंगा, देखूंगा। एक छोटा सा बच्चा है यार, शी इज नॉट गर्ल। गर्ल का मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ रहा हूं। अब उसके माइंड में यदि ये चीज बैठ जाएगी तो ये चीज उसके संग नहीं है, बहुत सारी लड़कियों के साथ है यार। वो जा रही है सामने किसी स्कूल की विंडो से आके कोई एब्यूजिव वर्ड बोल रहा है, वो बोल रही पापा इसका मतलब क्या है। अब बताओ क्या एक्सप्लेन करोगे। एक छोटी सी बच्ची, तो जिसमें यंग एज की लड़की का क्या हाल होता होगा, कैसे शर्म से नीचे झुक के जाती होगी, कैसी हम एजुकेशन दे रहे, क्या हम मोरलिटी पढ़ा रहे हम, और कैसे देश को। और सबसे ज्यादा तो वो पेरेंटिंग कैसी है। बेटा अपनी बहन से राखी बंधवाना, दूसरे की बहन को जाके खड़ा होकर दूर से गाली देना। अरे प्यार करना, इश्क करना, अफेयर रखना, प्रपोज करना, दैट्स द डिफरेंट थिंग। इफ गर्ल इज हैप्पी यू कैन डू एनीथिंग। What if someone is going and I'm doing the slugging, बोलते हैं क्या बोलते हैं आजकल उसको, that's a very bad thing। चलो, तो डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मींस कंडीशन के हिसाब से कैसे कैसे बिहेवियर चेंज होता है, अलग अलग बिहेवियर। तो सिचुएशन के हिसाब से ये क्या होता है जो पेरेंटिंग, अरे असलियत जो है ना इस टाइम पे बिहेवियर चेंज होने की, उसमें कमी है पेरेंटिंग की यार। जिसका बाप खुददार और बाप खतरनाक होगा ना, उसका बच्चा कभी भी आगे जाके गाली नहीं देके आएगा, क्योंकि उसको पता है कि शाम को आके उसकी पूजा हो जाएगी। वो कभी दूसरे की लड़की को कुछ बोलेगा नहीं। सबसे जो कमी है वो पेरेंटिंग की, पेरेंट ध्यान नहीं दे रहे। तो कंडीशन क्या है, द वेज ऑफ रिएक्टिंग हैव बीन लर्न्ड इन अटेम्प्ट्स टू अडेप्ट टू लाइफ सिचुएशंस व्हाट दे मे बिकम ग्रॉसली डिस्टर्ब। हम जो बिहेवियर क्या करते हैं, जो बिहेवियर हमने सीखा है वही तो हम बिहेवियर करते हैं। बिहेवियर इज अडॉप्टेड। जो बच्चा देखेगा वही तो बिहेवियर करेगा, उसी को फॉलो करेगा। तो डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के अंदर बेटा जो कहने का मतलब क्या है, हमारी मोस्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजी जिसके अंदर आएगी कि हमारा एक तो नॉर्मल एटीट्यूड और नॉर्मल बिहेवियर होता है, और यदि किसी सिचुएशन के अंदर बिहेवियर में क्या चेंजेस होते हैं वो आपके डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर के अंदर। जैसे सबसे पहला डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर होता है म्यूटिज्म। म्यूटिज्म, अपने आप को म्यूट कर लेना। टीवी को म्यूट कर देते हैं, आवाज नहीं आती। कई लोगों के स्ट्रेस और टेंशन और तनाव या कोई ऐसी जिंदगी के अंदर घटनाएं हो जाती है जिसके अंदर वो म्यूट हो जाते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, कभी आंख नहीं मिलाते, आप चुपचाप बैठे रहते, म्यूट। आप बोलोगे बोलो ना, हम तुमसे बात करना चाहते हैं, म्यूट। म्यूट, व्हाट वी आर गिविंग टू दिस सोसाइटी, म्यूट। म्यूट इज द स्टेट ऑफ बीइंग साइलेंट और वॉइसलेस। वैसे ये कहते हैं एक इंसान का शांत होना, कम बोलना दुश्मन के लिए बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि दुश्मन तुम्हें दुखी करना चाहता है और तुम यदि शांत रह जाओगे तो वो बेचैन हो जाएगा। अब रिएक्शन मत दो। दुनिया के अंदर यदि किसी से बदला देना है तो यू डोंट गिव रिएक्शन। रिएक्शन तुमने नहीं दिया ना तो वो वैसे ही पागल हो जाएगा, यार इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, ये तो कुछ करता ही नहीं यार, ये तो इसको फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो कुछ बोलता ही नहीं। प्यार से बोलो, अरे यार ये तो पागल आदमी है, इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, कल मैंने गाली दी, आज तो दोबारा नमस्ते कर रहा है। म्यूटिज्म। लेकिन ये म्यूटिज्म हमारी जो साइकोलॉजी के अंदर जो म्यूटिज्म की बात करते हैं, तो ये म्यूटिज्म साइकोलॉजी के अंदर कब आ रहा है? ये साइकोलॉजी के अंदर जब आ रहा है बेटा, जब किसी कंडीशन के कारण आप म्यूटिज्म में, सडन अटैक आया, सडन सीवियर अटैक हुआ, कोई लवेबल पर्सन एक्सपायर हो गया, कुछ बोल नहीं पा रही, म्यूटिज्म देखे जा रही है, इसको बोलते हैं बेटा म्यूटिज्म। द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक इटियोलॉजी। ये ऑर्गेनिक इटियोलॉजी मींस, ऑर्गेनिक का मतलब होता है बेटा कोई पैथोलॉजी मौजूद नहीं होती है इसके अंदर। ये अर्ली लाइफ फ्रस्ट्रेशंस एक्सपीरियंस कोई करता है तो उसके अंदर ये चीज आ जाती है। तो ये क्या हुआ, डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर के अंदर सबसे पहला आया बिहेवियर म्यूटेशन। ये समझ में आ रहा है? जो दूसरा होगा बेटा वो होगा यूफोरिया। दूसरा होगा यूफोरिया। आजकल दोस्तों एक गाना UPHORE, एक गाना है ना, आज तो मूड यूफोरिक है, क्या हिस्टोरिक कैसे है?
आज तो मूड यूफोरिक है, हिस्टोलिक है, एल्कोहलिक है, कुछ ऐसा गाना आया था पिक्चर, एल्कोहलिक है। तो एल्कोहल का ही मतलब है ये यूफोरिया। आदमी 2 पैक क्यों लगाता है? आनंद के लिए। आनंद कहां से आता है? माइंड से। 2 पैक लगाने के बाद जो असर होता है उसको यूफोरिया कहते हैं। अंडरस्टूड करेश? यू आर यूजिंग दैट और नॉट? नॉट, यू आर नॉट यूजिंग एल्कोहल, ओके, यू शुड नॉट यूज, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। यूफोरिक का मतलब क्या होता है बेटा? मैं आपको एक शब्द समझा दूं, यूफोरिया, एलेशन, एक्सोल्टेशन एंड एस्टेसी। बेटा यूफोरिया माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड होता है। मैं आपको डिटेल में बता दूं बेटा, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड, ELEVAT, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड। बेटा जब हम बात करते हैं, मेनिया रोग होता है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि साइकेट्री नहीं है, ये साइकोलॉजी है। मेनिया एक रोग होता है जिसके अंदर एक पर्सन बहुत ज्यादा चीयरफुल, हैप्पीनेस, वो जैसे मिलेगा तो ओ सोनाली क्या हाल चाल है, वेलकम, कम हियर, ओ ये वो, इतनी तेज। आप सोचेंगे क्या हो गया भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम मिलने आऊं। एवरीवन, आप बेटा दो पर्सनालिटी दो तरीके, अलग अलग तरीके की होती है। डिप्रेसिव पर्सनालिटी और एक होती है मैनिक पर्सनालिटी। डिप्रेशन मींस कपड़ों के रंग से भी पता पड़ जाता है किसकी पर्सनालिटी कैसी है। जैसे कोई पहन के आता है ब्राइट कलर, तो ब्राइट कलर वाले की पर्सनालिटी जो होती है वो होती है मैनिक, मींस वो खुश रहता है, खुशी चाहता है। उसके व्यूज और शब्द अलग अलग होंगे। जैसे मैं पहनता हूं डार्क कलर, मेरा बस नहीं चले ना, काला पैंट काली शर्ट। ऐसे पर्सन मैनिक होते हैं, मीन जो खुश, जिनके वर्ड के अंदर अलग होगा, बोलेंगे तो प्रेशर से बोलेंगे, हर चीज के अंदर एनर्जी फील्ड होती है, वो होते हैं बेटे मैनिक। मैनिया की जब बात करते हैं तो उसके अंदर 4 स्टेजेस आती है बेटा मैनिया की। मैं आपको वो मैनिया पे मत जाना, क्योंकि मैनिया एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजी में मैनिया को पढ़ा देते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं जितना तुम्हें पढ़ाना है उतना ही पढ़ाऊंगा। मैनिया मुझे पूरा आता है, लेकिन तुम्हें जैसे जब मैनिया की बात करते बेटा, तो मैनिया की 4 स्टेजेस होती है। मैनिया की भैया 4 स्टेजेस होती है। किसकी स्टेजेस होती है? मैनिया। मैनिया क्या है? एक मूड डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर के अंदर पहली स्टेज आती है यूफोरिया, दूसरी स्टेज होती है इलेशन, तीसरी स्टेज होती है एक्सॉल्टेशन, EXHAULTATI एक्सॉल्टेशन, और फोर्थ स्टेज होती है ECSTASY, इसको लिख दो चौथा, इसको लिख दो तीसरा, इसको लिख दो दूसरा, इसको लिख दो पहला। दीज आर द स्टेजेस ऑफ मेनिया। जब इसकी बात करोगे तो इसको माइल्ड लिख दो, इसको मॉडरेट कर दो, इसको सीवियर कर दो, इसको वेरी सीवियर कर दो। ये आपको समझ में आ गया? अब यूफोरिया, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड, मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड, सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड और वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड। लोग दारू क्यों पीते? यूफोरिया के लिए, अच्छा महसूस होता है, माइंड को थोड़ा सा एलिवेट कर देता है। अरे दारू क्या करती है, स्मोकिंग क्या करती है, गांजा क्या करता है? माइंड को एलिवेट कर देता है, बस माइंड को जंप दे देता है और कुछ नहीं करता। उस जंप लेने के लिए इंसान करता है नशा। समझ में? इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, आई एम टेलिंग यू। कल से पता पड़े आप भी कर लो ऊपर, ऐसा नहीं करना तुम्हें। तुम छोटे बच्चे हो, पढ़ाई करना है ओनली, कि जब भी लगे घर में डांट दिया तुम भी कर लो, ऐसा नहीं करना है। सुनो, यूफोरिया मींस माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड। माइल्ड मींस इसके अंदर क्या होगा, सिम्टम्स बता दूं। पर्सन विल फील जॉयनेस एंड हैप्पीनेस। यदि दारू पीने के बाद रोना आए, पुराने कर्म याद आए, और ऐसा याद आए कि उसने बहुत बुरा कर्म किया है, भगवान भी उसको माफ नहीं करेगा, नरक लोक मिलेगा, तो कोई दारू नहीं पिएगा। लेकिन दारू विल गिव जॉयनेस एंड हैप्पीनेस, सो एवरीवन इज यूजिंग। आया? तो हमारे यूफोरिया के अंदर जैसे शाहरुख खान करता था, आजकल की एक्टिंग तो मैंने देखी नहीं, जैसे पहले हीरोइन के पीछे नीचे भागते था ना, तू चले जहां मैं तेरे कदमों के नीचे चलता रहूं, ऐसे नाचता तो था। वो एक में वो जूही चावला सफेद से स्कर्ट पहन के वो यूं जा रही है और वो यूं कुत्ते की तरह कूद रहा है पिक्चर के अंदर, तो वो क्या है? यूफोरिया है ना। वो बोलता है तो खुश होके बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? यूफोरिया। हाँ सर। उसके बाद इलेशन, इलेशन आता है बेटा, जॉयनेस और हैप्पीनेस तो होगी। इसके अंदर क्या होता है बेटा? साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे नाना पाटेकर बोलता है ना, बोलने के साथ हाथ बात, कलम बदी, वो भाई का वो जो एग्जांपल देता है, वो ऐसे करके हाथ से स्पीड करता है, वो क्या है? वो इलेशन है। इलेशन मींस मेनिया के अंदर जो सेकंड स्टेज आती है वो इलेशन होती है, जिसके अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज होती है। और जो वेरी सीवियर होता है, इसके अंदर क्या होता है? साइकोमोटर एक्टिविटी तो इंक्रीज होगी, जो होगी डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी आ जाता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मींस, अरे भाई कौन मोदी मोदी यार, हम ही किंग सबसे बड़े। क्या यार, मेरे टाइम पे वो चाय बेचता था, अरे मेरे से बड़ा थोड़ी है भाई।
कल कोई पर्सन ऐसे डिल्यूजन भरे शब्दों में बोल जाए, डिल्यूजन क्या होता है बेटा? फॉल्स फर्म फिक्स्ड बिलीफ। बाबा राम रहीम गया अंदर गुफा के अंदर, वो क्यों गया? जेल में गया। वो गया क्यों? वो गया क्यों? डिल्यूजन के अंदर। आई एम गॉड, मैं भगवान हूं, मुझे पूजो, पैसा भी मेरा चलेगा मेरे एरिया में, लोग भी मेरे होंगे, खाना भी मेरा होगा, मैं कहूंगा जो करो। दिस इज एन डिल्यूजन। ए पर्सन, अब देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है किताब में, मैं तुम्हें समझा रहा हूं सोनाली, तुम समझ लेना, तुम्हारे क्या दिमाग के एंगल को एंटीना खुला हुआ है पूरा इसका। डिल्यूजन किताब ने लिखा हुआ है, ट्रिपल एफ, 3 F, फॉल्स फर्म फिक्स्ड बिलीफ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए पर्सन इज थिंकिंग दैट ही इज हैविंग सम सुप्रीम पावर और गॉड पावर, दैट इज नोन एज डिल्यूजन। एक किताब ने लिखा है कि एक आदमी ये सोचता है कि मैं भगवान की मेरे पास शक्तियां हैं, मैं कर देता हूं। जैसे मैं कल सुबह कह दूं कि भगवान शंकर ने मुझे शक्तियां दे दी है और सुबह से जो आएगा वो भस्म हो जाएगा मेरे सामने से, ये क्या होगा? डिल्यूजन। भगवान मेरे अंदर घुसेंगे क्या यार? मैं ठंड ज्यादा पड़ जाए तो नहाता नहीं, शरीर की स्मेल मिटाने के लिए मैं किसी की भी, सबकी बात बता रहा हूं। जैसे कई ह्यूमन बीइंग बोल देते हैं ना मेरे अंदर भगवान है, मैं भगवान करता हूं, ये लो वो भाप रहा है, इसका तो भूत निकल के भाग गया है? भगवान तुम में घुसेंगे अंदर? ये बताओ, तुम्हारी बॉडी यदि 2 दिन नींद ना हो तो स्मेल इतना मारती है कि तुम्हें डीओ लगानी पड़ती है, और डीओ भी हाई हैवी वाली है? तुम खाना अशुद्ध खाते हो, सोचते अशुद्ध हो, शाम को तुम गलत काम करते हो, दिन भर तुम्हारे माइंड खराब रहता है, भगवान इसमें घुसेंगे? अरे विष्णु भगवान शेष शैया पे लेटे हुए बढ़िया है, नो पॉल्यूशन, नथिंग इज देयर, 0% पॉल्यूशन, नो नॉइज पॉल्यूशन, नो वाटर पॉल्यूशन, आराम से लेटे हुए, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, जिंदगी की कोई टेंशन नहीं है, फिक्र नहीं है। वो तुम्हारे शरीर में आके घुसेंगे, पापी शरीर में आके? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। साइकेट्री बोलती है मेंटल इलनेस और कुछ नहीं है। साइकेट्री बोलती है मेंटल इलनेस। कई लोग जैसे बोलते हैं रात में मुझे भगवान के दर्शन, तेरे को भगवान दर्शन देने आएंगे? हिमालय पे जो साधु बाबा दिन भर वो बर्फ के अंदर फंसे रह गए, वो नाम जप रहे, उनको नहीं है, तुम्हें दर्शन देने आएंगे वो। ये क्या करता है बेटा? ये एक मेंटल इलनेस होती है बस। तो एक्सल्टेशन के अंदर क्या होता है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन मींस फॉल्स फर्म फिक्स्ड बिलीफ। एक पर्सन, कई लोग तो ऐसे करते हैं, दूसरा एग्जांपल बताता हूं। कई लोग जैसे कहते हैं कल से, जैसे जहां पर वो, जैसे कल डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो जाए, मैं सम्राट अशोका हूं, तो ये पर्सन विल वियर द ड्रेस ऑफ सम्राट अशोका। मैं बिल्कुल राजा महाराज की तरह कपड़े पहन के और एक बड़ी सी तलवार लेके मैं कहूंगा, जा प्रणाम मुगले आजम, कहां जा रहे हैं? हमारी सल्तनत को तैयार करिए, हमारी मां शुगा में तिलक लगा के विदा करेगी। दिस इज व्हाट इज दिस कंडीशन इज नोन एज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। एक पर्सन को डिल्यूजन हो गया है। आपने बोला अरे सर ऐसा नहीं है, आप कोई सम्राट अशोका नहीं हो, आप अखिलेश जी हो, साइकेट्री पढ़ाते। बोलो नो नो नो, आई एम सम्राट अशोका। मींस फॉल्स, ये फॉल्स है। फर्म मींस आपके माइंड में स्टे कर दिया, फॉल्स फर्म, एंड फिक्स्ड, ये फिक्स्ड बिलीफ हो गया आपके माइंड में के अंदर, यू आर सम्राट अशोका। दिस इज नोन एज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो बेटा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी की कंडीशन आ जाती है एक्सल्टेशन के अंदर। और एस्टेसी जो होती है ना बेटा, इस एस्टेसी के अंदर तो पर्सन विल डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, पर्सन विल डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। इसका कहने का मतलब क्या है बेटा? एक आदमी ये सोचता है कि संसार मेरे रहने लायक नहीं है और मैं इनको छोड़ दूंगा। मैं बताता हूं आपको एग्जांपल। मेरे घर के पड़ोस में 2 बहुत ब्रिलियंट लड़का रहते थे, उनके माँ बाप के सपने थे, मेरिट होल्डर लड़के। मेरिट होल्डर लड़के दोनों आईआईटी करने गए। आईआईटी करने के दौरान जैसे आईआईटी कंप्लीट हुई, लोग भागते करोड़ों के पैकेज में, उन्होंने तुरंत बोला कि नहीं, मैं तो इस्कॉन में जाके संत बनना है। और दे चेंज देयर एंड दे चेंज एज ए सेंट इन द इस्कॉन। करोड़ों के पैकेज को छोड़ के वो संत बन गए। प्रेमानंद जी के साथ में कोई बैंकर, कोई फाइनेंसर, कोई पायलट, कोई छोड़ के संत बन गए। ये क्या है? ये है सडन डिटोरिएशन ऑफ माइंड। मैं आज पढ़ा रहा हूं, कल से मेरे नो, मैं तो बाबा जी बन रहा हूं, तुम कौन समा? कोई जीवन का कोई सार्थक संबंध नहीं है। मैं अब भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं, मेरे बीच में बाधा मत बनो। समा गई सर जी, वो फीस दिए, वो तो पढ़ा जाओ यार। मैं बोलूंगा कोई फीस पास नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये एस्टेसी ये पाई जाती है मैनिया की कंडीशन के अंदर। ये चारों कंडीशन होती है, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन, एस्टेसी। तो मेरे को कोई शब्द बोलता है तो मैं समझ जाता हूं कि आज तो यूफोरिक मूड में। जैसे दारू पीने वाले मिलते हैं ना, 2 पैग लगाने के बाद मैं बोल रहा हूं अब तो आ गया, अब तो इसको मजे मजे आएगा, अब तो यदि इसको फटे कपड़े पहना देंगे तो भी कहेगा मैं तो स्वर्ग में हूं। फिर तो वो नाले के पास भी लेट जाएगा। कुत्ता यदि उसको सूसू करेगा तो वो कहेगा वाओ व्हाट बिस्लरी बोतल, व्हाट बिस्लरी वाटर इज वेरी फैंटास्टिक। आज तो बिल्कुल सोडा लाइम वाटर भी मिला दिया इसके अंदर। ये क्या हुआ? ये मेंटल इलनेस, ये बिहेवियर हमारे सोसाइटी के अंदर मौजूद है।
ये बिहेवियर हमारे सोसाइटी के अंदर मौजूद है और सोसाइटी के अंदर यूफोरिया, म्यूटिज्म लोगों के अंदर पाया जाता है बेटे, आपने नहीं देखा होगा, पाया जाता है। नेक्स्ट, इलेशन मैंने आपको समझाया, देखो इसने भी लिखा हुआ इलेशन एन इफेक्टिव रिएक्शन एक्सटेंडिंग बियॉन्ड ए स्टेट ऑफ यूफोरिया, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज एंजाइटी, साइकोमोटर एक्टिविटी इन विच द पर्सन थिंकिंग, कम्युनिकेशन, बॉडी मूवमेंट्स एस्केलेट, चेंज हो जाते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं बेटा? एस्टेसी। ड्रेसेस से, कपड़े से, चलने से, बदलने से, आंखों के मूवमेंट से समझ में आता है यदि साइकेट्री को समझाओगे आप तो, क्योंकि आंखों के इशारे और स्माइल अलग होती है ना। यदि कोई अपनी फियोंसी या फंटास्टिक या किसी अच्छे दोस्त के बारे में सोच रहा होगा तो उसका चेहरा अलग होगा, और यदि कोई अपने घर में किसी बाप के चेहरे को देख रहा होगा तो स्माइल अलग होगी। कोई अपने घर में माँ के चेहरे को सोच के याद कर रहा होगा, मेरी माँ खाना बना रही होगी, तो अलग चेहरा होगा। तो हर चेहरा, आपका चेहरा सब कुछ बता देता है कि आप कहाँ हो, क्या हो और कैसे कर रहे हो, और बॉडी के मूवमेंट्स बता देते हैं आपको। ठीक है बेटे, बॉडी के मूवमेंट्स बता देते हैं। और मैं तो वैसे ही साइकेट्री का आदमी हूं, तो मुझे तो सब समझ में पड़ता है। आपकी आंखें मुझे सब बोल देती है, पर ये नहीं कि कल से सब चश्मा लगा के आओ काला काला, की हमारी तो आंखों को यही पढ़ लेते हैं तो हम काला चश्मा लगाएंगे तो बेटा आप पढ़, तू कहां से पढ़ेगा? ऐसा नहीं करना सोनाली ने। तो ये क्या हुआ? यूफोरिया। यूफोरिया, माइल्ड एलिवेशन मूड, समझ में आए बेटी? देखो साइकेट्री में क्या है, मैं साइकेट्री आपको मजाक से पढ़ाऊंगा, मजे से पढ़ाऊंगा, लेकिन इस शब्दों को भूलना मत, क्योंकि ये शब्द है ना एक दिन के बने हुए किताब के अंदर नहीं समझ में आएंगे। ये बहुत बड़ा सघन और रहस्य है कि मुझे मेरे टीचर ने इतने मजे से पढ़ाया कि आज मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूं। मैं जब भी साइकेट्री पढ़ाता हूं, ये तो मैंने बहुत कम इजी वे में तुम्हें पढ़ाया, क्योंकि साइकेट्री नहीं है, साइकोलॉजी है। जब मैं साइकेट्री पढ़ाता हूं तो वहां तो फिर वैसे होती है, बोलो राधे राधे, ऐसे चलता रहता है सिस्टम। ये सोच रही होगी अति का राधे राधे मत लिख देना कॉपी में, माइल्ड मॉडरेट सीवियर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यूफोरिया, इलेशन, और एक आता है एपैथी। एपैथी, इलेशन, और जो दूसरा एक शब्द आता है बेटा वो होता है एपैथी। ये शब्दों को समझ लेना, ये शब्दों का मतलब क्या होता है। एपैथी मींस लॉस ऑफ अफेक्ट। मैंने बोला भाई साहब आपके दुकान में आग लग गई, भाई साहब के कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। भाई साहब लड़की आईएएस बन गई, भाई साहब बैंक लुट गई, भाई साहब लड़की भाग गई। एपैथी, लॉस ऑफ अफेक्ट, कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ रहा उसके। इस कंडीशन को क्या बोला? एपैथी। कहीं होते हैं ना चेहरे, वो शादी में भी जाएंगे तो यो बिल्कुल बिग बॉस के कैमरे की तरह ही, ऊपर से तो चांद रहती है उनके, क्योंकि यहाँ तो बाल होते नहीं है, क्योंकि इतना टेंशन और इतना लोड लेकर रहेंगे तो बाल कहां टिकेंगे। बाल इतने लोड को थोड़ी जलवाएं, और वो बिग बॉस के कैमरे की तरह देखते रहते। कह तो सुंदर लड़कियों को देखेंगे, कह आंटियों को देखेंगे, इधर भाभी जी को देखेंगे, भैयाओं से कोई मतलब नहीं, वो बस यूं घुमाते रहते गर्दन चारों तरफ। उनसे पूछोगे भाई साहब खाना खा लो, बोलेंगे नहीं, मुंह से बोलेंगे नहीं। दिस कंडीशन इज नोन एज एपैथी, लॉस ऑफ अफेक्ट। इसका कहने का मतलब क्या बेटा? इफ समवन इज डाइड, यदि कहीं पर डेथ हो गई और वहां आप जाते हो तो आपको साइलेंटली खड़ा होना चाहिए। अब ये नहीं ओ बढ़िया हुआ एक तो निकल गया भाई, बहुत मजा आ गया, देश की पॉपुलेशन ऐसे ही तो कम होगी और तुम कब जा रहे हो ये बताओ। ये क्या हुआ? ये एपैथी, लॉस ऑफ अफेक्ट। अफेक्ट, लॉस ऑफ अफेक्ट मींस आपके लिए अंदर फीलिंग्स नहीं है। अरे यदि कोई एक्सपायर हो गया तो आपको साइलेंटली खड़ा होना चाहिए, यदि शादी है तो नाचना चाहिए, लेकिन आपको तो ये पैथी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लंट अफेक्ट, ब्लंट मींस आपके ऊपर कोई। तो एपैथी को जब इंग्लिश में बोलते तो बेटा लॉस ऑफ अफेक्ट बोलते। किताब ने क्या लिखा है? एपैथी, ए डलिंग और रिडक्शन ऑफ इमोशनल रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो कितना बढ़िया क्लियरली लिखा हुआ है। मैंने आपको लॉस ऑफ अफेक्ट समझाया, इसने लिखा हुआ है डल और रिडक्शन ऑफ इमोशनल रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जैसे मेरी वाइफ कहती है ना मुझे, वो अरे तुमसे तो कितनी प्यार की बातें कर लो, तुम तो हमेशा मुंह ऐसे थोड़ा ही रखते। मैं तुम्हारी, उसका डेली के 3 सेंटेंस तो ये थे, मैं तुम्हारी स्टूडेंट नहीं हूं, तुम जो मेरे को ऐसे बोल रहे हो। जैसे गुस्सा रही तो इंग्लिश बोला, यू डू योर वर्क लाइक दैट ओनली, आई विल नॉट रिपीट इट, आई वांट टू आस्क यू दैट थिंग, यू आर रेडी टू डू इट और नॉट। तो शी इज टेलिंग लाइक दैट, मैं तुम्हारी स्टूडेंट थोड़ी हूं जो तुम ऐसे बोल रहे हो। तो एपैथी का मतलब क्या है? ए डलिंग और रिडक्शन ऑफ इमोशनल रेस्पॉन्स। मेरी सासू मार सुनती है मेरी वीडियो, तो पंगा भाव हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पर्सनल मत करना, कलेश हो जाएंगे। तो बेटा अरे नहीं, इसमें क्या होता है बेटा? लेस इंटरेस्ट, लेस अटेंशन एंड फीलिंग्स देन नॉर्मल, एंड फीलिंग्स देन नॉर्मल। इंटरेस्ट कम हो जाता है, अटेंशन कम हो जाता है एपैथी वाले लोगों को। बेटा अटेंशन, इंटरेस्ट, ये सब
हमारे अंदर से निकलती है सारी चीजें। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं पढ़ नहीं पाती इंटरेस्ट। अरे इंटरेस्ट जब आप इंटरेस्ट जगाओगे, इस बॉडी को जब इसके संग मिंगल करोगे ना, अंदर से जब आप हेल्थी होते हुए आओगे और माइंड को जब सेट करोगे ना, जब जाके आपको ये चीजें याद होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आता है ब्लंटिंग। ब्लंटिंग जो नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा, ब्लंटिंग। ब्लंटिंग मींस हो रहा है अफेक्ट। बेटा यहां तो आ गया लॉस ऑफ अफेक्ट, और ब्लंटिंग मींस फ्लैटनिंग ऑफ अफेक्ट, और लॉस ऑफ द कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस। ब्लंटिंग मींस ए फ्लैटनिंग ऑफ अफेक्ट। ब्लंटिंग का भी मींस बेटा एक दूसरे शब्दों में तो यही कहेंगे कि फ्लैटनिंग ऑफ अफेक्ट हो जाता है। मींस इसके अंदर भी कोई अफेक्ट, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उस पर्सन के अंदर, इसको ब्लंटिंग कहते हैं। ब्लंटिंग अफेक्ट और एपैथी। एपैथी तो मींस होता है लॉस ऑफ, एपैथी का मींस होता है लॉस ऑफ अफेक्ट, मींस कोई मतलब ही नहीं उसको, कोई लेना देना ही नहीं। ब्लंटिंग अफेक्ट मींस फ्लैट, जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। ये दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हुए। ब्लंटिंग अफेक्ट कैन बी एपैथी। एपैथी पूरा एक बड़ा टर्म है। आप कहोगे ना जैसे ब्लंटिंग अफेक्ट कैसे, भाई साहब आपकी लड़की आईएएस बन गई तो खुश होना चाहिए, भाई साहब आपकी लॉटरी लग गई 10 करोड़ की तो नाचना चाहिए, कूद जाना चाहिए, ओ मंगाओ ढोल नाचेंगे, खाएंगे पिएंगे ऐसे करेंगे। नो no nothing reaction with they will see like this। 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, लड़की भाग गई। लड़की भागने का एग्जांपल ये कह रहा हूं कि एक मदर फादर के लिए बहुत बड़ा इमोशनल सेंटीमेंट फीमेल के संग, बच्ची के संग जुड़ा होता है। यदि ये रिएक्शन दे तो एक फादर का रिएक्शन आना चाहिए, कहां मैं मार दूंगा, है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दिस इज नॉन एज ब्लंटिंग अफेक्ट, दिस इज नॉन एज ब्लंटिंग अफेक्ट। ब्लंटिंग अफेक्ट तो इफेक्ट ब्लंट होना, एपैथी ये समझ में आया बेटा। उसके बाद आता है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का शब्द बताओ जिसने पढ़ा होगा, तुम बताओ भाई, सेजल तुम बता दो, तुम यूं क्या होगा एम्बिवेलेंस का मतलब? क्या मतलब हुआ? लव एंड हेट फीलिंग्स फॉर वन पर्सन। लव एंड हेट, HAT होता है हेट, फीलिंग्स फॉर वन। लव एंड हेट फीलिंग्स फॉर वन, कहने का मतलब ये लव एंड हेट, मैं उसे प्यार करता हूं कि नफरत करता हूं। तुम अपनी मां से जाके पूछना, मम्मी आर यू लविंग पापा, बोलेगी, सोचेगी पहले तो कि क्या बोलूं, फिर बोलेगी हाँ बेटा लव ही मान ले। कि क्यों? अरे तुम हो गए तो लव ही हुआ है, और क्या हुआ है। मीन्स शी इज हैविंग लव एंड, एग्जाम्पल देता हूं दूसरा इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। व्हेन यू विल आस्क टू योर चाइल्ड, छोटे बच्चे से पूछेंगे आर यू लविंग योर मम्मी या पापा, ही विल थिंक यार मम्मी चॉकलेट भी दिलाती है, प्यार भी करती पर मारती भी बहुत है, क्या बोलूं इनको। ही इज इन लव एंड हेट फीलिंग्स, मैं क्या बोलूं। दिस कंडीशन इज नॉन एन एम्बिवेलेंस। जैसे हस्बैंड वाइफ में यदि आप पूछोगे सर आर यू लविंग योर वाइफ, हाँ यार करती तो है, लव भी करते, मेरा तो मत बताओ, मेरी तो यूट्यूब चालू है वरना मेरा यूट्यूब दूसरा खुल जाएगा। मिस मैं सिंपल से कॉमन बात बता रहा हूं। एग्जाम्पल मिस लव, हाँ यार घर पूरा संभाल रखा है, बहुत प्यार से रखती है तो लव, अरे पर चिल्लाती बहुत है यार, दिस इज एन हेट फीलिंग्स। लव एंड हेट फीलिंग्स, लव एंड हेट फीलिंग्स फॉर वन पर्सन दैट इज नोन एज एम्बिवेलेंस। मेंटल पेशेंट से यदि कभी तुम पूछोगे ना कि तुम किससे प्यार करते हो तो वो नहीं डिसाइड कर पाएंगे। जैसे हम यदि पूछोगे पापा, तो तुम में से कई लोग तो कहेंगे अरे यार मार तो बहुत है, मैंने तो कल ये चीज की बोला था ला के नहीं दी, मैं तो नहीं करती, उनको ज्यादा प्यार है, वही ज्यादा प्यारा है। तो लव एंड हेट फीलिंग्स, दिस कंडीशन इज नोन एज एम्बिवेलेंस, जहां आप डिसाइड नहीं कर पाते। अरे मैं पूछा आर यू लविंग योर फादर, बोला यस, तो यही नहीं है। अब आप सोच रहे हो यार क्या बोलूं भाई, परसों ही पंगा हुआ है, बड़े कलेश कर रहे थे, चिल्ला भी रहे थे, बोला तेरी फीस भर रहा हूं, अब की फीस नहीं दूंगा, नहीं पड़ेगी, तो दैट कंडीशन इज नोन एज एम्बिवेलेंस। ये आया बेटी समझ में? लव एंड हेट बोथ फीलिंग्स, ये क्या है बेटा? ये डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है कि एक नॉर्मल बिहेवियर तो आपने देखा है जो हमारा है, ये ऐसे ऐसे बिहेवियर भी हमारे अंदर पाए जाते हैं। एम्बिवेलेंस जैसी कंडीशन होती है। मेंटल पेशेंट से यदि आप पूछोगे आर यू लविंग योर मम्मा एंड समथिंग लाइक दैट ओनली, दैट इज द डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर। One person is telling me that one mental child came, he want to rape his mother, he tried to rape his mother। एक बच्चे ने उसकी मां का रेप करने की कोशिश की, दैट इज द मेंटल इलनेस। और हॉस्पिटल में आके बोला है अरे तुम क्या चीज हो, मैं तो अपनी मां को ही नहीं छोड़ता।
दिस कंडीशन इज नोन एज मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के अंदर डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बेटा दुनिया के अंदर बहुत सारे बिहेवियर की एबनॉर्मलिटी है। आप क्या सोच रहे हो यार, 60 ईयर्स ओल्ड मैन, 60 साल का बुढ़ा आदमी जिसकी लड़की शादी होके उसके भी बच्चे शादी लायक हो गए, एंड ही इज स्टैंडिंग ऑन द चौराहा ऑन द रोड एंड ही सीइंग द गर्ल ऑफ 16 ईयर्स। 60 साल का बुढ़ा 16 साल की लड़की खड़ा होकर देख रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज द मेंटल इलनेस you have seen when you will go in the DTC bus, some old age persons. Okay, young age, if you are young, then okay, you are doing something for girl, that's a different criteria. But you are in the age of 60 years in the DTC bus, you are trying to touch through this elbow a girl. What is the means of that? I understood through this how you will get satisfaction. You can get satisfaction through this area. No, I will not get it. I don't know. They are the mentally ill. They're trying to towards the female. This is the mental illness. सोच लो पागल है ये, आ रहा है। उसके मेन कारण भी बाद में, चलो वो अपन समझाएंगे। हम पढ़ रहे डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर के अंदर। डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर में आया एम्बिवेलेंस, साथ में आएगा लेवेलिटी। लेवेलिटी मींस आपका जो इफेक्ट है लेवाइल, सातवां लेवाइल इफेक्ट। लेवाइल इफेक्ट का LAVILITY, लेविलिटी का मतलब होता है बेटा, लेविलिटी समटाइम्स कैरेक्टराइज्ड एज इमोशनल इंस्टेबिलिटी। इमोशनल इंस्टेबिलिटी मैं आपको बताऊंगा ओइंग टू द शार्प इन्फ्लुएंस ऑफ रैपिडली चेंजिंग थॉट्स एंड फीलिंग टोन्स। अब मैं एक चीज बताता हूं मेरी जिंदगी की आपको। मैं सबसे पहले BSc नर्सिंग करी हम लोगों ने दतिया मध्य प्रदेश से। हम लोग जिस दिन 4 साल कंप्लीट, अब जब हमने जिंदगी के 12वीं तक तो घर वालों के प्रेशर में रहे, 12वीं के प्रेशर के बाद जब हम 4 साल में दोस्तों के संग करी और जब हमें निकलना पड़ा कि आज हमारा कोर्स पूरा हो गया है और अब हम यहाँ से छोड़ के जिंदगी में कहीं आगे की ओर उड़ान करेंगे और जॉब के लिए जाएंगे, हम 3-4 दोस्त बैठ के रोए हम पूरी रात कि कैसे जिंदगी है। सिसक के रोए पूरी रात। 2-3 दिन तनाव रहता है। शायद आप लोगों को तो ये पता नहीं होगा कि कैसे जगह चेंज होने में कितना दर्द भरा होता है, क्योंकि वो 4 साल की मेहनत, 4 साल के दोस्त, वो किनारा, वो जगह, जो दुकान, सब छूट के एक नई जिंदगी की शुरुआत करने हम गए शाहजहांपुर बरेली। वहां हमने टीचिंग की। 6-7 महीने बाद बरेली हमें छोड़ना पड़ा। हम वहां रोए बरेली के अंदर कि आज हम इस शहर में आए, आज 6 महीने बाद ये शहर हमें छोड़ना पड़ रहा है। इस शहर के अंदर ये गली, ये नदी आई। अपना तो हो ही जाता है ना, जब हम 6-6 महीने यदि कहीं रहेंगे तो वो चीजों से तो लगाव होता ही है। ये नदी आई, ये झरोके कहाँ देखेंगे। हम आई यमुनानगर में रहे हम 5-6 महीने। फिर हम यमुनानगर छोड़ा तो यमुनानगर में रोए कि आज इस शहर को फिर छोड़ के हम जा रहे। फिर हम पहुंचे हिसार के अंदर हम रहे 1.5 साल। वहां उस शहर से जब हम MSc करने गए बेंगलोर के लिए, तो उस शहर की यादों में रोए कि हम कब इस होता क्या, कैसे रोए, अब कैसे जिए, कहाँ जाएं, क्या करें, इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं। ये हवा कितना बढ़िया शहर है, देखो हम यहाँ रहते हैं, करते हैं, आज हमारा यहाँ परमानेंट जॉब होता तो हम यहाँ बढ़िया तरीके से रहते हैं। हम रोए हिसार से जाने के बाद। हम पहुंच गए बेंगलोर रहे पूरे मास्टर डिग्री में 2 साल। दोस्त बने, यार बने, जिंदगी जी रहे थे, शांति से पढ़ाई कर रहे थे, मस्त, नो टेंशन नो फिकर, बस पढ़ने की धुन। क्योंकि जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा टाइम होता है स्टूडेंट का। स्टूडेंट लाइफ दुनिया की सबसे परफेक्ट लाइफ और मजे की लाइफ होती है और जिंदगी की ऐश होती है। स्टूडेंट लाइफ जी रहे वहां पे। उसके बाद जैसे हमने वहां से MSc से बेंगलोर छोड़ा, हम बहुत रोए। वहां तो हम सब लड़के लड़की आपस में बैठ के रो रहे थे। आज हम छोड़ के जाएंगे ये शहर, ये जगह जाएंगे, आज हमारा इतना ही साथ था, इतने ही है। तुम यहाँ जाओगे, तुम छत्तीसगढ़ के हो, तुम छत्तीसगढ़ जाओगी, ये केरल जाएगी, ये अंडमान जाएगी, ये वहां की है, वहां जाएगी लक्षद्वीप की, ये मणिपुर जाएगी, ये जाएगी, ऐसे सब कुछ अलग अलग। वहां रोए। वहां रोने के बाद दोबारा हम यमुनानगर जगाधरी आए। वहां हमने साल भर जो है जॉब की। फिर हम यहाँ आए तो वहां रो के आए। अब क्या हो गया यार, अब इमोशनल सेंटिमेंट्स इतने मजबूत हो गए रो के कि अब इमोशंस नहीं आते। लेवाइल इफेक्ट का कहने का मतलब जो है बेटा, इस किताब ने लिखा हुआ है, समटाइम्स कैरेक्टराइज्ड इमोशनल इंस्टेबिलिटी। कई लोग इमोशनल इंस्टेबल हो जाते हैं ना, इंस्टेबल, कभी कुछ इमोशनल इंस्टेबल वाली कंडीशन थी जिनमें हम थे। Owing to the sharp influence of rapidly changing thoughts and feeling tones, the person manifests quick switch in emotional response as gliding from into the another effect. जैसे पर्सन बार में अपना इफेक्ट जो चेंज होता है, कभी टेंशन हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई बात की ले रही, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं लेविलिटी मींस, देखो इसने लिखा शार्प इन्फ्लुएंस ऑफ रैपिडली चेंजिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स। शार्प चेंजिंग
अरे आप जो करोगे ना वो सब चीजें आपके थॉट में आती है। यहां मेरे को जब एंजाइटी प्रोवोकिंग में क्या होता था, मैं पर एडमिशन काम में टेंशन बहुत रहती थी। टेंशन क्या, बच्चों की टेंशन इतनी एग्जाम, तो मेरे क्या होता था सर के अंदर बिल्कुल प्रिकिंग प्रिकिंग पेन होने लग गया। पर मुझे पता पड़ा यार एंजाइटी लेते, मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया। होगा जो देखा जाएगा यार, मरे मर जाए, मैं मरू मर जाए, टेंशन नहीं लेना। किसी भी चीज को यहां तक नहीं लेके आना, यहां तक रखना है बस, नीचे से। क्योंकि टेंशन यहां क्यों रखनी, यहां रखोगे तो ये आपके थॉट को डिस्टर्ब करेगा और आपका बिहेवियर डिस्टर्ब होगा। अरे घर में पापा टेंशन लेके आए, पापा के बॉस ने पापा को डांट दिया, घर में पापा टेंशन लेके आए तो पापा तो गाली तो बच्चों को बकेंगे, भाई साले कहां जा रहा है, हमें कुत्ते पढ़ ले, पढ़ेगा नहीं क्या, ऐसे ही फीस भर रहा हूं तेरी, मुझे पता था। ये क्या हुआ, वहां का फ्रस्ट्रेशन यहां निकलना है। ये तो क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये तो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म भी आता है। डिस्प्लेसमेंट, यहां से मेरे को किसी ने दिया, मैंने आगे दे दिया। ये क्या हुआ, तुमने मुझे टेंशन दिया, मैंने आगे वाले को दे दिया। ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। डिफेंस मैकेनिज्म में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट शब्द पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल लिखा हुआ उसमें, if boss is shouted on the father will come at the home, and if child is doing some misbehavior, he will give one kick and one slap on the child. ये क्या हुआ, वहां का एंगर यहां डिस्प्लेस हो गया डिफेंस मैकेनिज्म में, है ना बेटे। तो ये समझ में आया लेबिलिटी। दूसरा आता है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी तो आपको पता है, आप भी इरिटेट करते ही रहते हो सबको, तो इरिटेबिलिटी तो आपको पता होगा, ठीक है बेटा। इरिटेबिलिटी मींस इरिटेट करना। ये क्या, हमारे डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर मींस जो बिहेवियर है वो इरिटेबिलिटी के थ्रू चेंज होता है। एक पर्सन इरिटेट होता है, इरिटेबल होता है। इरिटेबिलिटी, फीलिंग इमोशनली आउट ऑफ हार्मोनी विद सिचुएशन, आई डोंट वांट टू टॉक, डोंट बॉदर मी। इरिटेट हो जाते ना, अब बात मत करना भाई, बहुत हो गया बस, दिस इज एन इरिटेबिलिटी। आई थिंक नाउ यू डोंट टॉक मी लाइक दिस, इट्स टू एनफ। ये क्या हुआ, इरिटेबल कंडीशन। समझ में आ गया, आप भी होते होंगे इरिटेट, यदि कोई पीछे लग जाता है तो आप भी इरिटेट होते होंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है, सस्पिशन। ओए होए, सस्पिशन, आजकल तो सस्पिशन बहुत चल रहा है। दोनों सहेलियां बात करी, मैं दोनों मेरे बारे में बात करी, बोला मास्टर आज पढ़ा नहीं रहा ढंग से, और आज तो मजे ले रहा है, आज तो मूड ही नहीं है इसका, फीस मांग रहा है, आते आते देख ले। आज तो ये सोच गया, ये क्या सस्पिशन, ये क्या सस्पिशन, आपका बिहेवियर सस्पिशियस हो जाएगा। जैसे आजकल के वो सीरियल चल रहे हैं ना, वो भाभी जी कभी घर थी घर में, कभी भाभी जी थी, वो वाले सीरियल आ रहे हैं ना, भाभी जी बहू थी, बहू थी भाभी जी, हाँ भाभी जी घर पर है। उनमें क्या हो रहा है, सस्पिशन। वो एक आधी सी मूछे रख के वो बंदा आता है गोल मटोल सा, वो क्या करता हूं भाभी जी ये बोल रहे हैं, सस्पिशन। हम सस्पिशियस होते जा रहे हैं। हमारे घर के अंदर यदि किसी दिन करंट के बहाव, करंट तेजी से आ जाए, घर के अंदर कोई नुकसान हो जाए, तो हम सोचते हैं क्या पता पड़ोस वाले ने अपना करंट इधर तो नहीं फेंक दिया। सस्पिशन। गाड़ी के अंदर हवा निकल गई, सोचें कोई निकाल गया, सस्पिशियस हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, सस्पिशन। सस्पिशन कह क्यों रही है, ये मेंटल डिटोरिएशन कह रहे हैं, ये मेंटल डिटोरिएट हो रहे हैं, हम दिमाग से पैदल हो रहे हैं। सस्पिशन समझ आ गई। उस सस्पिशन के बाद में इनसाइट, मैंने बोला ना बेटा इनसाइट। इनसाइट क्या होता है, एबिलिटी टू नो वन सेल्फ। हाय हाय, एबिलिटी टू नो वन सेल्फ। वन सेल्फ मींस खुद को जानने की क्षमता, इनसाइट कहलाती है। कई लोग आते हैं, सर बता दो मैं कौन हूं। हम बताते हैं आप विनय कुमार हैं, आपके माँ बाप बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, मुझे बड़ी मेहनत से फीस भरते हैं। अच्छा सर, बड़ी मेहनत से कमाते। इनसाइट, इनसाइट का मीन्स, मैं जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है किताब में, इनसाइट के अंदर जो इंग्लिश में किताब में लिखा है, एबिलिटी टू नो वन सेल्फ, खुद को खुद के बारे में जानना। स्मोकिंग करता हूं, कैंसर होगा तो छोड़ देनी चाहिए, ये होती है इनसाइट, ठीक है। लेकिन नहीं छोड़ रहे तो इनसाइट एब्सेंट है ना। सेजल विनय की तरफ देख रही है, सेजल विनय की तरफ देख रही है, क्योंकि इसको पता है। और ये यूट्यूब की वीडियो घर पे दिखाना जाके, तो ये क्या हुआ, इनसाइड प्रेजेंट और एब्सेंट। बेटा कई लोगों को ये नहीं पता कि वो सोसाइटी के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या प्रोडक्टिविटी है, वो क्यों आए यहाँ, एग्जाम आ गया, पढ़ना है, लिखना है, क्या करना है। आप क्या कहोगे, एक माँ बाप बड़ी मेहनत से एक बच्चे की फीस भर रहे हैं, बेचारे दिन रात बड़ी अपनी एस्तेसी करवा रहे हैं, और वो बच्चे को लाके शाम को फीस भर रहे हैं, वो अपना खाना नहीं खा रहे। उनके मन में आता है मैं एक समोसा ले लूं 10 रुपए का, और वो 10 रुपए का समोसा नहीं खाते। वो सोचते हैं 10 रुपए के अंदर मैं बहुत कमाने के बाद भी ऐसा थॉट प्रोसेस रखता हूं। तो कई माँ बाप ऐसे हैं जो मेरे से बहुत कम कमाते होंगे, उनका थॉट प्रोसेस आप समझ सकते हो।
शब्द हर चीज लाइव में बोली नहीं जाती, उनका थॉट प्रोसेस। मैं जैसे कई बार हमारे जैसे वो जनरल डब्बे के अंदर किन्नर आ जाते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है। आप बाहर बैठो यार, रईसों से लो, एसी में जाओ, थर्ड एसी में जाओ, फर्स्ट एसी में जाओ, लो यार। हमारे जनरल डिब्बे में कौन बैठता है? जनरल डिब्बे के अंदर वो आदमी बैठता है जो 20 रुपए के पानी की बोतल नहीं लेता है, वो यहां से बैठता है, वो इंतजार करता है कि मैं जब भोपाल उतरूंगा तो वहां जाके नल पे पानी पीऊंगा, वो उस बोगी के अंदर बैठता है, और आप आके एक बार उससे 20 रुपए ले लेते हैं। मैं रिएक्शन नहीं दे रहा उसका, मैं बता रहा हूं बस एक बात। आप लो ना, थर्ड एसी में जाओ, फोर्थ एसी में जाओ, सेकंड फर्स्ट एसी जहां जाओ वहां से लो, अच्छी बात। वहां नहीं जाते, वहां वीआईपी लोग बैठते, मरता तो इस गरीबी। आप क्या मानेंगे इसको? यदि एक बच्चा जिसका पर्टिकुलर टाइम है स्टडी करने का, वो स्टडी नहीं कर रहा है, फालतू की यूजलेस टॉक, यूजलेस एक्टिविटी कर रहा है, आप क्या मानो? मेंटल इलनेस है उसको, गोल ओरिएंटेड नहीं है वो। साइकिट्री ये बोलती है गोल ओरिएंटेड होना चाहिए मेंटल हेल्दी को। गोल ओरिएंटेड क्या होता है? मुझे पढ़ना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, मेहनत करनी है और सक्सेस होना, ये होता है गोल ओरिएंटेड। ये होती है इनसाइट प्रेजेंट। आधे से ज्यादा लोगों में तो इनसाइट एब्सेंट होती है। पता पड़े लड़की के पीछे घूम रहे पागलों की तरह, सुबह उसके घर के बाहर धरना, शाम को घर के बाहर धरना, पता पड़े पूरे दिन धरने में जा रही है क्या। और ये पता नहीं कि वहां से रोटी थोड़ी मिलेगी, रोटी तो खुद कमाएगा तो मिलेगी। तो ये क्या इनसाइट एब्सेंट हो गई ना उसकी। उसको इनसाइट प्रेजेंट करवाने वाला हम जैसा साइकोलॉजिस्ट चाहिए जो उसको बता दे, अरे मूर्ख मत भाग, पढ़ ले कुछ जो तेरा भला हो जाए, बहुत आ जाएंगे लिफाफे ले लेके तेरे। नेक्स्ट आता है, तो बेटा इनसाइट को इंग्लिश में समझ गए आप? इनसाइट मींस एबिलिटी टू नो वन सेल्फ, खुद को खुद के बारे में जानना इनसाइट कहलाता है। दूसरा वर्ड आता है डिसओरिएंटेशन। बेटा एक वर्ड आता है डिसओरिएंटेशन, ये क्या होता है? डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर। डिसओरिएंटेशन, DISORIENTATION, डिसओरिएंटेशन। बेटा ओरिएंटेशन किसको बोला जाता है? कि आप ओरिएंटेशन है टाइम, पर्सन, प्लेस। मैं आपसे पूछूं क्या टाइम हो रहा है, मैं कौन हूं, कहां पे हो आप, तो आप ओरिएंटेड हो यदि 3 चीजों के नाम बता देते तो। जैसे मेंटल पेशेंट से पूछ लेते हैं भैया आप कहां हो, अब वो मेंटल हॉस्पिटल में, वो होगा मैं तो पिक्चर देख रहा हूं सामने, दे वो चल रही बाजीगर, तो आपको समझ में आ जाएगा ही इज नॉट ओरिएंटेड। आप पूछो कहां, वो कहेगा मैं तो मंदिर में हूं, मैं राष्ट्रपति भवन में बैठा हूं, आप समझ जाओगे इज नॉट ओरिएंटेड। उसमें लिखा होता है पेशेंट इज डिसओरिएंटेड। डिसओरिएंटेशन को चेक करने के लिए इन तीनों एलिमेंट्स को चेक करना होता है, टाइम, पर्सन, प्लेस। हम टाइम के पूछेंगे व्हाट्स टाइम नाउ, उसके पास घड़ी नहीं है, वो यूं बोल देगा कि शाम को 4 बजे का सा मौसम हो रहा है, वो बोल देगा 5 बजे, मींस करेक्ट है, उसको पता है शाम हो गई है। आप बोलोगे कहां हो, बोलेगा मैं हॉस्पिटल में हूं, तो आप मींस उसका ओरिएंटेशन करेक्ट है। टाइम कितना हो रहा है, प्लेस, मैं कौन हूं, अब उसको ये पता नहीं, नर्सिंग स्टाफ है, आप डॉक्टर क्या, वो बोल देगा आप तो डॉक्टर हो, तो मींस इज ओरिएंटेड। तो टाइम, पर्सन, प्लेस का जिन लोगों को पता होता है वो ओरिएंटेड होते हैं, और जिनको नहीं पता होता मेरी बहन वो डिसओरिएंटेड होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट आया कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन हैविंग एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन। इसका कहने का मतलब ये बेटा, वो आती है ना, वो हिंदी के अंदर गद्यांश और इंग्लिश के अंदर आती है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। उस कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज का मतलब होता है उस स्टोरी के अंदर जो कम्युनिकेशन लिखा हुआ उसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है बेटा? हैविंग एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन। इसमें लिख लो बेटा, हैविंग एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन। समझ में आया बेटा? हैविंग एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन। एक दूसरा वर्ड आता है डिस्ट्रैक्शन। बेटा बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूं क्योंकि आप लोगों को सिर्फ मेरे को क्या बताना है, आप लोगों को डिटेल में ये नहीं बतानी, डिटेल में ये सारी टर्म्स साइकिट्री के अंदर आएंगी, लेकिन आप लोगों को इतना बता देना है कि डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर की जब बात आए तो ये हमारे सब बिहेवियर का है। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? व्हेन अटेंशन इज इंपेयर्ड। अटेंशन नहीं होगा, आप मेरी क्लास में बैठे हो, आप इधर उधर देख रहे हो, अभी चलना है, आप कह रहे हो मेरा निकलते हैं, 10 मिनट और गोली देते हैं, उठाएंगे बैग निकलेंगे बाहर, कहां चलना है? धर्मपाल दुकान चलेंगे, सुट्टा मारेंगे। दिस इज नॉन एज डिस्ट्रैक्शन, दिस इज नॉन एज डिस्ट्रैक्शन।
अटेंशन का मीन्स होता है, आप यदि सामने गाड़ी चला रहे हैं ना, कई बार डिस्ट्रक्शन की मेरे को भी प्रॉब्लम है। जैसे मैं कई बार मैं कार चलाता हूं ना, तो कार चलाते मेरा सामने रहना चाहिए, लेकिन मेरे क्या वो जो बैनर बैनर आते हैं ना, तो मैं पढ़ने लग जाऊं, रजनीगंधा पान मसाला, वो पूरे भाई मैं गाड़ी चला रहा हूं। ये क्या हुआ डिस्ट्रक्शन, ये क्या हुआ डिस्ट्रक्शन। मेरा अटेंशन पुअर है, मैं मानता हूं, मेरा टेंशन पुअर है, मैं मानता हूं। जिन बच्चों का टेंशन पुअर होता है वो क्या करते, पढ़ते पढ़ते दूसरी नाव में कूद जाते हैं। नाव में कूदने का मतलब यहां पढ़े डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, समय करेंगे, अरे यार आज तो वहां जाएंगे, घूमेंगे, कपड़े बहुत बढ़िया लिए, पार्टी करेंगे, पता पड़े किताब वहां रह गई, इधर दूसरी किताब चालू हो गई। ये कंडीशन क्या कहलाती है, डिस्ट्रैक्शन। ये मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, और ये किसके लिए कराया जाता है, अटेंशन गेन करने के लिए। उसके बाद इंपेयरमेंट ऑफ जजमेंट। आपको पता है जजमेंट इंपेयरमेंट ऑफ जजमेंट, एक पर्सन का जजमेंट इंपेयर होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में आग लग गई तो आप क्या करेंगे, तो ये बोलेंगे हम तो नाचेंगे। आग लग गई नाचेंगे, तो ये क्या हुआ, जजमेंट पुअर। और आप बोलोगे फायर का नंबर कितना है, 101 पे कॉल करोगे, 101 ही है ना फायर का नंबर। हाँ कि सर हमें 101 पे कॉल करेंगे, मैं पहले निकल के बाहर भागूंगी, पानी से हम बुझाएंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे। ये क्या हुआ, जजमेंट करेक्ट। आप बोलेंगे हम तो नाचेंगे, तो जजमेंट पुअर। आपसे मैंने पूछा बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंटल पेशेंस समझ ले मेरे भाई, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ यू विल गेट ए बैग ऑफ मनी, मेंटल पेशेंस से मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आपको पैसे का बैग मिल गया तो आप क्या करोगे। हमारे बिना तो बोल देगा पार्टी करेंगे। लेकिन दिस इज द रॉन्ग आंसर। आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इफ समवन इज देयर ऑफ ओनर ऑफ दैट बैग वी विल हैंड ओवर, अदरवाइज वी विल गिव टू पुलिस। ये क्या हुआ, राइट आंसर। ये क्या हुआ, जजमेंट। तो जजमेंट मींस हम कुछ कंडीशंस पेशेंट को देंगे और उन कंडीशंस के हिसाब से जब हम उसका रिप्लाई पूछेंगे तो उस रिप्लाई के बेस पे हम क्या करते हैं बेटा, उसका जजमेंट को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है अटेंशन। अटेंशन तो आपको पता ही है बेटा, अटेंशन हम साइकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। एक पर्सन एक सामने अटेंटिव मींस एक जगह फिक्स माइंड को रख के अटेंशन गेन करता है। सजेस्टेबिलिटी, ओए होए दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सजेस्टेबिलिटी। अरे बहन तू ये टोपा ऊपर मत लगा, इसको नीचे कर ले, इससे बाल गंजे हो जाते हैं। कैसे होते हैं, ये टोपा दो दो बाल खींचता है, सजेस्टेबिलिटी। फिर एक ने चश्मा लगा रखा, अरे बहन चश्मा हटा दे, थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया कर, निशान पड़ जाएंगे। हमारे बिने भैया जा रहे वैसे, बिने चैन आगे की लगा लो, ठंड डायरेक्ट घुस जाएगी इधर। बिने थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी मूछे मूछे सेट करवा लो। ये क्या हुआ, सजेस्टेबिलिटी। हमारी दुनिया में बहुत लोग सजेस्टेबिलिटी नेचर के होते हैं जो कि बिना पूछे सजेशन देते हैं। अरे भाई जीन्स पहन के जा रहा है, ऐसे कर रहा है, क्या पहन रहा है, किधर जा रहे, सजेस्टेबिलिटी वाले नेचर के लोग होते हैं। हर जगह सजेशन दे, उनको करना धरना कुछ नहीं, बस कुर्सी लगा के बैठ गए गांव की चौपाल के बाहर, हर जो आए उसी को सजेशन दो। बोले जी मेरे तो गोड़े टूट गए, घुटना चेंज कराना है, ऑपरेशन करवा लूं। बोला नहीं ऑपरेशन मत करवाना, तू ऑपरेशन नहीं करवाना, तेरे हम घुटने दूसरे चेंज करवाएंगे और एक दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तू डॉक्टर है क्या यार। वो यहां तक कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के डिसीजन को भी गलत बता देंगे, कहीं उसने गलत डिसीजन किया, ये था सही आंसर। फाइनेंस मिनिस्टर की बात मीन्स एक रुपयों के अंदर जो इकोनॉमिस्ट और दुनिया का अर्थशास्त्री बैठ के जो डिसीजन लेता है उसको वो आदमी गलत बता देते। ये क्या होता है, सजेस्टेबिलिटी। ये नेचर, ये डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के अंदर आता है कि कई लोग सजेस्टेबिलिटी नेचर के होते हैं जो हर जगह सजेशन देते रहते हैं। समझ में आया अति का कृति का। Suggestibility being really responsive to a stimuli of a suggestive nature, accepting an imposed body posture and carry out a post of, वही बेटा suggestions लोग देते रहते। एक हो गया preoccupation। preoccupation मीन्स एक पर्सन क्या करता है बेटा, इनवर्ड रिफ्लेक्शन कर लेता है, मीन्स जो बाहर की कोई चीज है उसको अपने अंदर एंट्री कर लेता है, उसको preoccupied persistent introspection inward reflection, thus internalizing instead of externalizing intellectual activity and affair, it is a manifestation of the defense mechanism introjection। preoccupation means कुछ भी आइडियाज अपने माइंड के अंदर ऑक्यूपाई कर लेगा। कोई बंदा कितना भी बढ़िया है, कितना भी काम करा, लेकिन आपके अंदर तो आपने माइंड सेट कर लिया है कि वो बंदा ऐसा है, क्या कहलाता है, प्रीऑक्यूपाई। नेक्स्ट आता है हेलुसिनेशन। ये तो मैंने आपको बताया, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। इल्यूजन और हेलुसिनेशन परसेप्शन के डिसऑर्डर आएंगे, मैं पढ़ाऊंगा। इल्यूजन मींस फॉल्स परसेप्शन विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई। विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई मींस आंखें मौजूद है, रस्सी मौजूद है, उसको देख के आप रस्सी को सांप समझ लेते हो, तो इल्यूजन कहलाता है। हेलुसिनेशन क्या होता है,
विदाउट एनी ऑब्जेक्ट यू आर हियरिंग द साउंड, यू सीइंग समवन। तो इंग्लिश के अंदर हेलुसिनेशन को बोला गया है फॉल्स परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मौजूद नहीं और मैं सुन रहा हूं चले आओ मितवा, चले आओ मित्रे, कहाँ हो मेरे प्रियतम, मैं तुम्हें पुकार रही हूं, जल्दी आओ ना, मैं तुम्हारे इंतजार में इस नदी के किनारे पर खड़ी हूं। मैं बोलूंगा कोई तो पुकार रहा है, मेरे को जाना है। तुम बोलोगे सर कहाँ आवाज आ रही है? मैं बोल रहा आवाज आ रही है ना, कोई माशूका चिल्ला रही है। तुम बोलोगे नहीं सर कोई आवाज नहीं आ रही। बोल रहा देखो पुकारे जा रही है लगातार। दिस कंडीशन इज नोन एज हेलुसिनेशन। वो बुराड़ी के अंदर 11 के 11 लोग लटक गए ना फांसी पे, वो क्या था? वो मेंटल डिसऑर्डर्स थे उनको, कि मेरे बाबा ने बोला है वो बचाने आएंगे, भगवान मदद करेंगे, फंदा टांग लो। भैया कोई मत टांग लेना, कोई बचाने नहीं आएगा, लटक जाओगे, बाद में अखबार मानिए सुबह, और कोई नहीं आएगा, अखबार वाले जरूर पहुंचेंगे बस। तो ये लटकना करना, इस चीज पे मत जाना, भजन करो, भगवान को मानो, अच्छी बात है। पर वो मेंटल पेशेंट में वो 11 को लेके मर गया। तो ऐसा तुम कहना भी नहीं, बताना भी मत। ये इल्यूजन और हेलुसिनेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटी। हेलुसिनेशन मींस फॉल्स परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो कि ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल, गस्टेटरी इस तरीके का होता है, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। डिल्यूजन आपको पता ही है, फॉल्स फर्म फिक्स्ड बिलीफ। फॉल्स फर्म फिक्स्ड बिलीफ। डिल्यूजन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर स्थिति तो हमने पढ़ा। एक होता है निहिलिस्टिक डिल्यूजन, जिसमें वो पर्सन ये सोचता है कि मेरा पैर तो काम ही नहीं कर रहा और वो भाग नहीं पाता। एक होता है हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन, आपके चेहरे पे काला सा दाग पड़ गया, आप जा रहे हो डॉक्टर के पास, उसने बोला ऐसे करो क्यूट सॉफ्ट क्रीम लगा लो। बोला नहीं जी, हमारा दोस्त तो स्किन कैंसर से मर गया, अपने भी वही मामला है। आप गए दूसरे डॉक्टर के पास, उसने बोला भाई साहब कोई बात नहीं है, ठीक ठाक हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोला ये स्कीम चल रही है इनकी, एक मारो 500 पाओ। नहीं, वो तीसरे के गया। तो हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ए पर्सन इज मूविंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर वर्स। ए पर्सन इज थिंकिंग दैट ही इज हैविंग सीवियर इलनेस विदाउट एनी पैथोलॉजी, दैट इज नोन एज हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन। ये मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो हमारा जमजा बैठेगा। जमजा बोलते हैं कि जमाजा बोलते हैं कि जमजम बोलते हैं, वो बैठाते, जमजम बैठेगा। जमजम मीन्स वो जैसे बैठ जाते हैं गांव के अंदर, वो बाहर फर्श बिछा के बोलो अब तो पूरी रात हम करेंगे भजन, भगवान को यहीं बुलाएंगे। तो अभी तो हमारा बैठेगा, अभी तो स्टार्टिंग है। इन शब्दों को अपने दिल में बसाओ कि आपको याद आ जाए। इन शब्दों का पता होना बहुत जरूरी है। और बाकी तो इसके अंदर देखो बेटा, एक आ गया एलियन कंट्रोल। एलियन कंट्रोल, अरे मेरे माइंड को कोई कंट्रोल कर रहा है, भगवान, मेरा भगवान कंट्रोल कर रहा है। भगवान ने बोला है मैं वंदना के जाके ऐसे बोल दूं, मैं जाके सोनाली को बोल दूं कि सोनाली तुम आजकल पापड़ बहुत खा रही हो, छोड़ दो पापड़ मुझे खिलाओ। सोनाली बोलेगी सर ऐसा क्यों? बोला भगवान का आदेश मिला है, कल ले आना वरना तुम्हारा काम हो जाएगा। तो सोनाली बोलेगी 2 नहीं 3 ले चलो, क्या पता आदमी वैसे खिसक जाए। वो कल बोल रहे थे ना कि ये अच्छी बात है, तुम भगवान को याद करो, किस दिन उसने याद कर लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो एक दूसरा आता है बेटा डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन के अंदर क्या होता है बेटा, पर्सन अपनी पर्सनालिटी को लॉस करके पर्सनालिटी को डिटोरिएट कर देता है, उस कंडीशन को डीपर्सनलाइजेशन बोलते हैं। पर्सन की जो नॉर्मल फीलिंग्स है वो चेंज हो जाती है, पर्सन के बॉडी के पोस्चर्स, बॉडी की इमेजेस उसके माइंड में चेंज हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा डीपर्सनलाइजेशन। और भी बहुत सारे ट्रांसफर ऑफ पर्सनालिटी ट्रांसफर हो जाती है। दुनिया के अंदर हर एक पर्सन की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी शब्द आया कहां से? पर्सोना, जो एक ग्रीक वर्ड है, मास्क। जैसे रामायण के अंदर यदि वो रामायण दिखाते हैं ना, रामलीला के अंदर मंचन होता है तो एक पर्सन हनुमान का वो चेहरा लगा लेता है तो हनुमान हो जाता है और वही दोबारा राम के वेश में आ जाता है। तो ये मास्क लाइक पर्सनालिटी क्या है हमारी? मास्क। पर्सनालिटी बहुत सारी। पर्सनालिटी को इंग्लिश में J.H. एडोल्फ ने एक्सप्लेन किया, पर्सनालिटी इज द साइकोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। साइकोफिजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पर्सनालिटी कहलाते हैं। मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाएगी बेटा हमारी। मेमोरी के मींस आपको मैं आगे समझाऊंगा कि हमारी मेमोरी जो होती है वो बहुत तरीके की होती है। इमीडिएट मेमोरी होती है, रिमोट मेमोरी होती है। उस मेमोरी के अंदर इंपेयरमेंट आ जाते हैं। इस टू पर क्या होता है, आईज के मूवमेंट खत्म होके हमारे आईज के मूवमेंट बंद हो जाते हैं, रिएक्शन करना बंद हो जाता है, जिसको हम स्टू पर बोलते हैं। कॉन्फोबुलेशन, कन्फोबुलेशन मींस जैसे नॉर्मली बेटा ये सारी टर्मिनोलॉजी है। कन्फोबुलेशन मींस फिल द गैप इन हिज मेमोरी, फिल द गैप इन हिज मेमोरी। मैंने जैसे इसको बोला लास्ट उसके लिए
मैंने इसको बोला, क्या बोला इसको, साहिल को, साहिल घटिया आदमी है। इसने आगे बोला साहिल घटिया और बेकार आदमी है। इसने बेकार के संग भद्दा जोड़ दिया। सबने अपना अपना क्रिएशन लगाया और वो क्रिएशन लास्ट में साहिल के पास बन गया, पूरा चैप्टर पहुंच गया जाके। बोला जी अखिलेश सर ने तो ये बोला, ये क्या कन्फाबुलेशन, सबने अपना क्रिएशन लगा दिया। दैट इज नोन एज कन्फाबुलेशन। ये मेंटल डिसऑर्डर होता है ना कई हो गए, कोई भी एक बात करता है उसमें पूरी स्टोरी बना के प्रेजेंट करते, सर ऐसा भी बोला था, नहीं नहीं वो ऐसा भी बोल रहा था। दिस इज नोन एज कन्फाबुलेशन। Confabulation, falsification of facts or distortion of memory which is not deliberate but the result of mental deterioration which produces gaps in memory। जैसे कई बार आपको याद रह जाती है ना कि आपने वहां जाके क्या किया, तो आपको एक आध पॉइंट याद है, बाकी की आप पूरी मेमोरी में अपने गैप को तुम खुद अपनी क्रिएट करके भर देते हो। ये क्या कहलाता है, कन्फाबुलेशन। जैसे पहले न्यूज़पेपर्स में आती थी ना, वो कुछ शब्द लेके आते थे और बीच में जो स्पेस छोड़ देते, इस कहानी को पूरा बनाओ, तो क्या करते थे आप अपने तरीके से उस कहानी को बनाते थे। तो ये क्या कहलाता है बेटा, कन्फाबुलेशन। जिसके अंदर क्या होता है, आपकी मेमोरी में कोई चीजें याद है और जो चीज याद नहीं है उसको क्या करेंगे आप अपनी क्रिएशन से उसको भर देते हैं, उसको बोलते हैं कन्फाबुलेशन। और बाकी डिजावू, डिजावू का मतलब होता है बेटा कि पहले कहीं ये देखा है ऐसा प्रतीत होता है, उसको डिजावू बोलते हैं। मेमोरी के बहुत सारे वो है डिसऑर्डर्स जो कि हमारे नॉर्मल डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर के अंदर आएंगे। मैं आपको क्या बताऊं, एक साइकोलॉजी के अंदर डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर मींस आपको जितनी भी टर्म्स है ना बिहेवियर से रिलेटेड, वो सारी हमारी डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के अंदर आएंगी। तो ये डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर पढ़ाने का जो मतलब जो है वो ये है बेटा कि आपको ये पता पड़ जाए कि हमारा एक नॉर्मल बिहेवियर तो अलग है, इसके अलावा ये ऐसे ऐसे बिहेवियर्स भी होते हैं। ये होता है हमारा डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शबादा।